खबर यूपी के सियासी रण की सबसे पहले करते हैं। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक जारी है। यूपी चुनाव को लेकर के अहम फैसला जल्द होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आज योगी के नाम पर भी मोहर लगेगी। समाजवादी पार्टी भी आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। आज आरएलडी के प्रत्याशी घोषित होंगे। इन सभी के बीच शिवसेना ने कहा है कि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। तो 2022 में अयोध्या से क्या योगी सरकार बनेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। खुद सीएम योगी ने कहा है कि जहां से कहा जाएगा वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक बीजेपी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी के अंदर कामकाज हो रहा है उससे साबित हो रहा है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। टिकटों को लेकर के दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 की सियासी फाइट में विजय किसे हासिल होगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में टिकटों का मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर ग्रुप में 3 चरण तक के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। कुल 209 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं। इन नामों को आज सीईसी में रखा जाएगा। चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, फिलहाल ऐसी खबर है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी की जा रही है अयोध्या में, हालांकि अभी लिस्ट नहीं सामने आई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तैयारी है, जिस तरीके की बुगाहट है, उससे यही कहा जा रहा है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और अयोध्या उनकी सीट हो सकती है। हालांकि खुद सीएम योगी ने यही कहा था कि फिलहाल जो पार्टी फैसला लेगी वो मान्य होगा, वो उसी पर चलेंगे, लेकिन फिलहाल जैसी खबरें हैं इस पर लगभग सहमति बन चुकी है कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो योगी के लिए दरअसल अयोध्या ही क्यों? अब इससे कैसा संदेश है? एक तो ये कि राम राज्य, क्योंकि राम राज्य की बात योगी और बीजेपी हमेशा करती रही है। दूसरा, राम मंदिर निर्माण हो रहा है। जितना लगातार योगी ने विजिट किए हैं अयोध्या को, उतना ही शायद किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। लगातार वो अपने भाषणों में भी राम मंदिर का जिक्र करते हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है होगा 2022 के लिए। 2022 का विजय रथ काशी में मोदी और अयोध्या से योगी, ये एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। वह यूपी से बीजेपी के एक और विधायक का इस्तीफा हो गया है। शिकोहाबाद से विधायक है मुकेश वर्मा, उनका इस्तीफा हुआ। तो यूपी बीजेपी के एक और विधायक के इस्तीफे की खबर आ रही है। दारा सिंह चौहान का कल इस्तीफा हुआ था। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पहले इस्तीफा दे चुके हैं और लगातार इस्तीफों का दौर बीजेपी में जारी है। तो निर्णय लेंगे, हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों की झाड़ी लगी। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट रही होगी भारतीय जनता पार्टी को भी। क्या खबर है फिलहाल ये एक और इस्तीफा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक और इस्तीफा, चूंकि माना जा रहा था कि अभी इस्तीफे का दौर जारी रहेगा, तो मुकेश वर्मा जो हैं एक और विधायक हैं जो फिरोजाबाद से हैं और उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया एक तरह से कहा जाए। और उन्होंने आकर स्वामी प्रसाद मौर्य के घर आकर इस बात का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो पार्टी को तोड़ने में लगे हैं, अपने साथ विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं, अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं, उनके साथ धीरे धीरे जो नाराज विधायक हैं बीजेपी के, वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि उनके साथ तमाम विधायक जो पहले गए थे पार्टी छोड़कर बसपा से आए थे,
उनकी लिस्ट लंबी है। वो लोग आज की डेट में उनके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं और उनके साथ नजर आ रहे हैं। एक बात ये भी है कि बीजेपी में जो लिस्ट बनी है टिकट काटने वालों की, शायद ये जानकारी भी धीरे धीरे लोगों को मिल रही है। तो जिनके जिनके टिकट कटने की बारी है वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिनको लगता है कि बीजेपी में अब नैया पार लगने वाली नहीं है, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि पडरौना जो उनकी सीट है वहां से वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। दारा सिंह चौहान अपनी सीट बदलना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी अपने जीतने का खतरा है, इस वजह से भी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे। और बस हकीकत यही है कि दो खेमा है, किसी को लगता है कि बीजेपी के साथ उसकी नैया पार लग सकती है और दूसरे को लगता है कि सपा के साथ उसकी नैया पार लग सकती है। और ये लोकल कम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि विधानसभा में क्या कम्बिनेशन है, वोट का कम्बिनेशन क्या है, मुस्लिम, दलित, यादव, और उसके हिसाब से ये सब फैसले लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, जैसे मैं कह रहा था कि दो तरीके से इसका आकलन किया जा रहा है। एक तरफ ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़ देना है, दारा सिंह चौहान का छोड़ देना, एक तो ये कि क्या दलित पिछड़ा वोट बैंक है उसको लेकर के बड़ी सेंध है, बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा, या फिर इन नेताओं की अपनी साख, इन्हें लग रहा था कि ये नहीं जीत पाएंगे, टिकट इनकी कट रही थी और भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी इनके दबाव में नहीं आई तो इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। विशाल, ये लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है? फिर उसके बाद मैं रविंद्र का रुख करूंगा। विशाल। देखिए सचिन, उत्तर प्रदेश में लगातार इन दिनों इस्तीफों का ही दौर चल रहा है। कोई इस पाले में जा रहा है, कोई उस पाले में जा रहा है। अभी मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया है, जो कि फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि कल मुकेश वर्मा भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और कल सुबह 11 बजे का यह समय रखा गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब टिकट फाइनल किए जा रहे हैं। जिस विधायक को अपने टिकट की गारंटी नहीं दिखेगी वो पाला जरूर बदलेगा। और इसके साथ ही साथ क्योंकि बीजेपी ने लगभग 209 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम एक तरह से तय कर लिए हैं, जो कि आज अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के सामने रखा जाएगा और उसके बाद उस पर फाइनल मुहर चुनाव समिति लगाएगी। और वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बात करें तो आज ये दोनों दल पश्चिमी यूपी में ही 73 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि अभी जब तक सभी पार्टियों की पूरे टिकट फाइनल नहीं हो जाते हैं तब तक इधर उधर पाला बदलने का यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सचिन, सभी की निगाहें उस पर रहेंगी। जैसे अगर आप बात करिए स्वामी प्रसाद मौर्य की, दारा सिंह चौहान की, ये दो बड़े चेहरे थे जो कि बैकवर्ड समाज से आते हैं और इनका जाना बीजेपी के लिए जरूर एक चिंता की बात हो सकती है। और आज कहीं तीसरा मंत्री कोई कतार में तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की भी चर्चाएं बहुत ज्यादा है कि एक मंत्री को बीजेपी लगातार दिल्ली बुला रही है पर वो अब तक लखनऊ से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए इस बात पर भी लगातार नजरें हैं कि कोई तीसरा भी तो सपा में जाने के लिए कतार में तो नहीं खड़ा है। सचिन, ठीक है, तो आज जो है जो इस्तीफा हुआ उसके बाद क्या कुछ कहना है, पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद रविंद्र का रुख करूंगा। दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों का जो लोग 5 साल में हित ना कर पाए हों, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके वोट की ताकत से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 पार की हो और उनका ही सबसे ज़्यादा अहित हुआ हो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल लेकिन ये बनता है, पिछले 5 साल से आप भी सत्ता में थे, तब आपने क्यों आवाज़ क्यों नहीं उठाई और आज एकाएक आप रिजाइन करते हो, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे हैं आप? अरे प्रभु, आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे, पिछड़ों का भी हित करेंगे, दलितों का भी हित करेंगे, अल्पसंख्यकों का भी हित करेंगे, गरीबों का भी हित करेंगे, नौजवान जिनको हमें नौकरी देनी उनका भी हित करेंगे। तो ये आचार संहिता, इस्तीफा सौंप दिया है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता। आज आप समाजवादी के नेताओं से भी आपने मुलाकात करी, सुबह भी मुलाकात करी, शाम में भी मुलाकात करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। रविंद्र, दलितों का हित, पिछड़ों का हित, शोषितों का हित, ये क्या ये महज कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता ना कि 5 साल में और 5 साल साथ रहने के बाद ठीक उस दिन ये याद आता है कि दलितों का हित नहीं हो रहा, ठीक जिस दिन टिकटों के अनाउंसमेंट होने की बात होती है या फिर टिकट्स को फाइनल कर लिया जाता है, ये महज जिसे कहते हैं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। और ये पार्टी भी कहीं ना कहीं जानती होगी
क्या इन इस्तीफों को लेकर के पार्टी के भीतर मंत्रणा हुई है और आज सीएसी की बैठक भी हो सकती है क्या? देखिए, सीईसी की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन सीईसी की बैठक में ये इन इस्तीफों पर कोई चर्चा नहीं होगी। जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो 2 दिन के कोर कमेटी की जो बैठक हुई है, जो उम्मीदवारों के नाम पर कोर कमेटी ने मुहर लगाई है, उस पर अंतिम मुहर लगेगी इस सीईसी की बैठक में। और जहाँ तक इस्तीफों की बात है, जाहिर सी बात है, चुनाव आते हैं तो इस तरह के बड़े नेता जाते हैं तो उनके साथ भी आ रहे हैं। और हम लोग परसों ही सचिन आपसे और सबसे बात हो रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लगभग आधा दर्जन और विधायक या मंत्री जा सकते हैं, तो ये 1-2 और लोग भी उनके साथ जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने भी ऐलान किया है कि 14 तारीख को वो सभी विधायकों के साथ सपा में ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और हुई है, आपने देखा खुद मायावती ने ट्वीट की है इसको कि सलमान सईद, ये सईदुज्जमा के बेटे हैं, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता, उन्होंने बसपा ज्वाइन किया और उन्होंने टिकट भी दे दिया है चरथावल से। उसी तरह से दूसरे आरएलडी के एक बड़े नेता रशीद मसूद थे, आपने देखा होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इमरान मसूद के सगे भाई नोमान मसूद, उनको भी गंगोह से विधानसभा की सीट पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये सिलसिला कांग्रेस से भी हो रहा है, समाजवादी पार्टी से भी कई एमएलसी पहले ज्वाइन किए थे। अब बीजेपी से वो लोग जा रहे हैं जो या तो जिनको टिकट नहीं मिलता या फिर जो मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में ही काफ़ी अनपॉपुलर थे बीजेपी के बड़े नेताओं के अनुसार। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगी और जब 1-2 रोज में बीजेपी के घोषणा होगी सीटों की, उम्मीदवारों की घोषणा होगी फर्स्ट और सेकंड फेज की, तो मान के चलिए जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको और उनमें और भी दूसरे पाले में जा सकते हैं। और जिस तरह की पार्टी छोड़ के आ रहे हैं उनको टिकट मिल रही है, बसपा हो या समाजवादी पार्टी, तो बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो समाजवादी पार्टी या फिर बसपा में जा सकता है। एक बात और गौर करने वाली बात कि कल ही और परसों भी एक तरह से चर्चा हुई थी, जब इस तरह के इस्तीफे हो रहे थे और मनाने की भी भरसक कोशिश हुई थी, एक बार जो ट्वीट के जरिए हो या सीधे फ़ोन के जरिए। जब बात नहीं बनी तो उसके बाद ये लगभग तय कर लिया गया था कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो सीटिंग विधायक हैं उनका टिकट न काटा जाए। एक परसेप्शन भी खराब होगा अगर वो टिकट काटा जाता है और वो दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो। और ये कहीं ना कहीं इसके बाद ही ये तय हुआ है कि सीटों की अदला बदली कर दिया जाए, जो मंत्री हैं उनकी भी अदला बदली कर दिया जाए सीटों की। बहुत कम संख्या में 10 से 15% ही सीटों की विधायकों की टिकट काटा जाए या फिर उनको सीटों का अदला बदली की जाए। और जो हालात अभी दिख रहे हैं ना सचिन, 2004 में यही हमने बीजेपी के पुराने दफ्तर में हमने देखा था। अभी नए दफ्तर में खड़ा हूं, पुराने दफ्तर में जब प्रमोद महाजन एक से एक बड़े बड़े लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराते थे और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी। तो ये जाने आने का सिलसिला होता है, जीत हार तो जाहिर तौर पर जनता तय करेगी। और बीजेपी एक मान के चल रही है कि जो उसके पास जो मुद्दे हैं कानून व्यवस्था के और हिंदुत्व के और विकास के साथ साथ जो तड़का है, इस पर वो पुरानी जो आंकड़े हैं भले ही उतना ना आए लेकिन सत्ता में वापस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। यानी कि अभी यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक जो है पूरे तरीके से टिकटों का वितरण और टिकटों का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ बन रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.